नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2016 वर्ष में पूछा गया था। इससे पहले मैं बाकी ईयर के पूछे गए प्रश्न पत्रों को भी हल करा चुका हूं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह 5 पूछे जाते हैं, 5 नंबर के। तो पांचों क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम बताइए। तो दोस्तों, जो इसका एलसीएम पता करने का तरीका होता है वह होता है, आप इसका गुणनखंड या फैक्टर निकाल लीजिए। तो 10, 65 और 91 लिखेंगे, जिसके बाद देखते हैं किस संख्या से यह विभाजित हो रहा है। तो 2 5 10, इसके अलावा बाकी संख्याएं विषम संख्या हैं तो वह नहीं कटेंगी, तो वैसे ही लिख देंगे। जिसके पश्चात हम 5 से करेंगे तो 5 एकम में 5, इसके अलावा 5 एकम में 5 और 5 तिहाई 15 यानी 5 13 जा 65, और इसके अलावा 91 5 से नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। जिसके बाद 13 से हम करेंगे तो 13 एकम में 13, इसके अलावा 13 7 91, जिसके बाद हम 7 से करेंगे और 1 7 7 हो जाएगा। और अब आपके जो फैक्टर आ गए वह 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7 आ गया, जिसको हम गुणा कर लेंगे और जितना गुणा करने पे आएगा वही आपका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त होगा। तो 2 5 10, 10 गुणे 13 130 गुणे 7 जब हम करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 910, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, किन्हीं भी दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती हैं वह होती हैं अनंत। और इसको पता करने का तरीका मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, 3 + 2 गुणे 7 का मान होगा। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 3 + 2 5 गुणे 7 जो है वह 35 आ रहा है। जिसके पश्चात आप जो दिए गए ऑप्शन हैं उनको भी इसी प्रकार हल कीजिए और जिसका उत्तर 35 आएगा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो 7 तिरिके 21 माइनस 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 घट जाएगा तो बहुत छोटी संख्या आ जाएगी, यानी यह उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 आ जाएगा। इसके बाद हम ऑप्शन सी देखेंगे, जिसमें 7 तिरिके 21, 21 + 2 यानी 23 आ रहा है। जबकि फोर्थ ऑप्शन में 7 दूनी 14, 14 + 3 17 आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, जो है 7 तिरिके 21 और 7 दूनी 14, तो 21 + 14 कितना होता है? यह होता है 35। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कह रहा है x - 7 और x - 9 का गुणनफल है। तो दोस्तों, हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, और गुणा करने का तरीका क्या होता है कि जो पहली संख्या है उसको पहली संख्या के साथ, फिर इसी को दूसरे के साथ। तो हम पहले के साथ करते हैं तो x गुणे x x² हो जाएगा। फिर हम x को 9 के साथ करेंगे और 9 के सामने साइन क्या है? माइनस का है, तो -9x हो जाएगा। इसके बाद यह आपका कंप्लीट हो चुका। अब 7 का करेंगे तो 7 का हम x के साथ करेंगे और 7 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो -7x हो जाएगा। जिसके बाद हम 7 को अब 9 के साथ करेंगे और दोनों के सामने माइनस माइनस लगाया तो माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, और 9 7 63। जिसके बाद हम x वाले टर्म को जोड़ लेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। किसका होगा? माइनस का। तो उत्तर आएगा x² - 16x + 63, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो दोस्तों, जब ऊंचाई और आधार की बात करता है त्रिभुज में, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई।
और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ गुणे 8 हो जाएगा। इसके अलावा यह किसका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल क्या है, 48 है, तो यहाँ 48 हो जाएगा। जिसके बाद यह 2 चौके 8 कट जाएगा, और इसके अलावा 4 या तो आप बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा, जिसके बाद यह कटेगा, 4 एकम में 4 और 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा 12 बाईं तरफ, और दाईं तरफ बचा सिर्फ आधार, तो आधार हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके प्रश्न संख्या 6 से 11 तक पूछे जाते हैं, यानी आपके 1-1 मार्क्स के ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसकी प्रश्नों की संख्या होती है 6। तो अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो है एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको हेक्टेयर में 0.5 हेक्टेयर। इस मैदान का की एक भुजा आपको 125 मीटर दी हुई है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये हेक्टेयर में दिया है, यह मीटर में दिया है, तो हम हेक्टेयर को मीटर में बदल लेंगे। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी तो 0.5 क्या होता है, वह दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा। इसके अलावा यह 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी आधे हेक्टेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की 10,000 तो आधे की 5,000 वर्ग मीटर, यानी आपका क्षेत्रफल आ गया 5,000। तो हमने क्षेत्रफल की जगह रखा 5,000। जिसके बाद आयतकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो L हमको दिया हुआ है 125 और B नहीं दिया है, तो उसकी जगह हम रखेंगे B, यानी भुजा। तो अब हम इधर यह गुणा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके भाग होगा, तो 5,000 को 125 विभाजित करेगा 40 बार में, तो जो आपका बी आ जाएगा या दूसरी भुजा आ जाएगी, वो आ जाएगी 40 मीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है और आपको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बाईं तरफ एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम 3 और 2 का आता है 6। 3 था, एलसीएम 6 किस प्रकार आया, यानी 2 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, जिसके बाद यह ऊपर हो जाएगा 2x। इसी प्रकार 2 था, एलसीएम 6 किस प्रकार आया, यानी इसके हर में हमने 3 से गुणा किया, तो अंश में भी करेंगे 3 से गुणा, तो अंश हो जाएगा 3x। जिसके बाद अंश हो जाएगा 3 + 2 यानी 5x, और हर हो जाएगा 6, और दाईं तरफ रहेगा ऐसे ही 10। जिसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दाएं तरफ का हर जो है वो बाईं तरफ के अंश के साथ गुणा होगा, तो 5x के साथ 1 गुणा होगा तो 5x ही आएगा। इसके अलावा बाईं तरफ का हर जो है वह दाईं तरफ के जाके अंश के साथ गुणा होगा, तो 10 × 6 हो जाएगा 60। जिसके बाद 5 को हम दाईं तरफ भेजेंगे, तो बाईं तरफ यह गुणा हो रहा है, तो दाईं तरफ जाके भाग होगा, जिसके बाद 5 से 60 कटेगा 12 बार में, और आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर 12। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 3। चित्र आपको दिए हुए हैं ABC और PQR दिए हुए हैं, जो दोनों आपस में समरूप हैं। और दोस्तों, समरूप का नियम क्या होता है कि जिस प्रकार से यह आपको दिया हुआ है, इनकी भुजाएं जो होती हैं वह रेशियो में होती हैं, तो यह क्या हो जाएगा, AB बटे में PQ, ठीक है। इसके अलावा BC बटे में QR, और इसके अलावा CA बटे में RP, यह होगा समरूप का नियम। जिसके बाद आपको BC दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी यह आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा AB दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। QR दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आपको PQ निकालना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। जिसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और यह 3 इसके साथ जाके गुणा होगा और बनेगा 9। यह PQ इसके साथ गुणा होगा और बनेगा 2PQ। जिसके बाद से PQ क्या आ जाएगा, यह दूसरी तरफ 2 जाएगा और गुणा हो रहा है दाईं तरफ, तो बाईं तरफ आके भाग हो जाएगा। जिसके बाद हो जाएगा PQ बराबर 9/2, जहाँ से 2 से अगर हम भाग करते हैं 9 में, तो आ जाएगा 4.5, तो x का यही मान आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो दोस्तों, जो भी आपको अंक दिए हुए हैं या आंकड़े दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको टैली बनानी है। तो आप बनाएंगे
10 से, जैसे कि आप देख रहे हैं आंकड़े जो हैं वह 10 से 20 के बीच में हैं, तो आप 2 वर्ग अंतराल ले लेंगे, 10 से 15 और इसके अलावा 15 से 20, या फिर आप यहाँ से 11 से 15 भी ले सकते हैं और यहाँ 16 से 15 ले सकते हैं, जिससे आपकी गलती ना हो, जिससे आपको पता चल जाए कि 16 से 20 वाली संख्याएँ इसमें आएंगी और 11 से 15 के बीच की संख्याएँ इसमें आएंगी। तो 15 जो आएगा वह इसमें आएगा और आप इसमें आसानी से लिख पाएंगे और आपकी गलतियां कम होंगी। और इसके अलावा 16 से 20 के जो बीच के टर्म हैं वह इसमें आएंगी, तो इसकी बारंबारता होगी 9, क्योंकि 12 12 13 13 14 15 15 15 15 यह कुल कितने हैं, तो 9 हैं, तो होगा बारंबारता 9। इसके अलावा 16 से 20 के बीच में कितने हैं, तो यह सिर्फ 3 संख्याएं हैं, तो बारंबारता होगी 3। और यही जो बारंबारता होती है इसी को टैली में दिखाना होता है। तो 9 को कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 3 को कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इसी में हम 0 मिला देते हैं, तो यही होता है पूर्ण संख्या या होल नंबर, जो जिसका सबसे छोटी संख्या होती है 0। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सर्वसमीका है और कौन सा समीकरण है। तो समीकरण पता करने के लिए क्या होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। तो यह जो दिया हुआ है इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे, तो 2x + 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा होगा फिर इसके साथ गुणा होगा, तो 2x + 2 बाईं तरफ भी है और दाईं तरफ भी हो जाएगा। तो जो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है यह हो जाएगा सर्वसमीका। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका दायां पक्ष अलग है, भिन्न है, और बायां पक्ष अलग है, तो यह हो जाएगा समीकरण। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसको आपको स्टेप वाइज करना होता है पूरे अंक प्राप्त करने के लिए। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्नों का कि चित्र रेखा AX जो है वह CAB इसके अलावा BDC को सम द्विभाजित करती है, यानी इस जो एंगल है इसको 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यह जो एंगल होगा वह इसके बराबर हो जाएगा, इसके अलावा यह जो होगा वह इसके बराबर हो जाएगा, और यह जो बीच की रेखा है यह दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो आपको क्या करना है, सर्वसमीका का यानी कॉन्ग्रुएंट का सिद्ध करना है। कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने के लिए 3 नियम लिखने हैं, 3 तथ्य लिखने हैं। तो तीनों तथ्य मैंने आपको बता दिया। यह एंगल इस ट्रायंगल में इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस ट्रायंगल में इस एंगल के बराबर है। 2 तथ्य हो गए, यह वाला और यह वाला। इसके अलावा जो AD है वह कॉमन है, तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो आपके 3 तत्व हो गए, जो कि हैं साइड, कोण, साइड, और यह होता है सर्वांग समता का एक गुण। तो यह इससे सिद्ध हो जाता है कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जो कि इक्वेशन दी हुई है, जहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन में मान रख के वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यह जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, क्योंकि इस तरफ आप ध्यान दें तो इसी का वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो इसका वर्ग करेंगे तो यह वर्ग हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा A² + B² प्लस यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -2AB, जहाँ से जो अंश का x है वह हर के x को काट देगा और यहाँ -2 बचेगा। जिसके बाद आप क्या करेंगे, इस -2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ इसको भेजेंगे। इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यह दी है 3/2, जिसका वर्ग हो जाएगा 9/3।
4 और -2 इस तरफ आया तो बना प्लस का, जिसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो यह होगा एलसीएम 4 और 9 प्लस यहाँ जो 2 था एलसीएम 4 आया, यानी बटे में 4 से गुणा हुआ तो अंश में भी 4 से गुणा होगा और यह बनेगा 8। तो 9 और 8 हो जाएगा 17 और बटे में बचा है 4, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी x² प्लस 1 बटे में x² का मान कितना आएगा 17/4। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 3 यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको दिया हुआ है और इसको आपको सरल करना है। तो दोस्तों सरल किस प्रकार करेंगे, तो जो प्लस है उसके बाद जो ब्रैकेट लगा है उसमें साइन वही रहेगा, जबकि जो माइनस लिखा है उसके बाद जो नंबर लिखे हुए हैं उसके साथ माइनस का गुणा होगा तो साइन बदल जाएंगे। इसके अलावा जो y है उसको y वाले के साथ हल करेंगे तो यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। इसके अलावा x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो यह भी कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, तो बचा 3y माइनस 3x, जहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x बचेगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इसे यह भी लिख सकते हैं कि माइनस आप इसमें से कॉमन ले लीजिए तो यह x माइनस y आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जिसमें कह रहा है एक कमरे का फर्श जो है वह 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी फर्श है जिसकी यह लंबाई चौड़ाई दी हुई है और कह रहा है कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाना है, यानी वर्ग के आकार में टाइल लगाना है। तो कह रहा है कि एक ही नाप के कम से कम कितने लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या बतानी है, यानी यह जो वर्गाकार टाइल लगेंगे यह कुल कितना लगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या कीजिए, बड़ी से बड़ी भुजा ज्ञात कर लीजिए, यानी 300 और 425 का आप HCF ज्ञात कर लेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए दो तरीके होते हैं, भाग विधि या गुणा विधि। तो भाग विधि से आप करेंगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक आखिरी में शून्य या पूरी तरीके से कट नहीं जाता। तो 300 से आप भाग करेंगे, एक बार जाएगा 300 आएगा और घटाएंगे तो 125 आएगा, जिसके बाद इस 300 में पुनः भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और 250 आएगा, जिसके बाद 50 बचता है तो रिमाइंडर का भाग देंगे हम इस पुनः 125 में, तो 2 बार में जाएगा और 100 आएगा, जिसके बाद 25 बच जाएगा और अब हम इस 25 से भाग करेंगे 50 में, जो पूर्णतः कट जाएगा 25 दूनी 50, यानी आपका HCF आ गया 50। तो यानी अब क्या होगा, यह जो वर्ग लगेगा, जो HCF आ गया वह आ गया 25, यानी जो वर्ग लगेगा वह 25 गुणे 25 का लगेगा और आपका जो फर्श थी वह 300 गुणे 425 थी। तो आप 300 गुणे 425 को भाग कर देंगे 25 गुणे 25 से, जिससे आपको टाइलों की संख्या आ जाएगी 204 टाइल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 100 से 110 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं या 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 3 जो है वह सिर्फ 2 संख्याओं से कटता है, 1 से और स्वयं से, तो यह अभाज्य है। और 2 है वह भी है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो यह भी अभाज्य है। तो यह भी आप याद करिए कि जो 2 है वह सबसे छोटा अभाज्य है। इसके अलावा 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा अगर मैं वह संख्या बताऊं जो अभाज्य नहीं होती हैं, तो जैसे 4 है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 स्वयं 4 और इसके अलावा 2, तो यह अभाज्य ना होकर यह हो जाता है भाज्य संख्या। तो आपको इन दोनों के बीच में इन 100 से 110 के बीच में ढूंढनी है अभाज्य संख्या है, यानी वह संख्या है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। तो 101 हो जाएगा जो 1 से और स्वयं से कटता है, 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा और 109 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको जो रचना करनी है ट्रायंगल PQR की रचना करनी है, जिसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वही आप बना लेंगे। तो QR दिया है 5.5 सेंटीमीटर का, तो आप पेंसिल और पटरी की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जिसके बाद आप यहाँ जहाँ R पॉइंट है उस पर आप फिर से RP 4.5
5 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि वह जो आर एंगल बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा, और यही बना देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर जो है वह 48 है, यानी दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों, 48 है। इनमें से बड़ी संख्या मान लीजिए कोई भी है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है वह 5 आता है और शेषफल 0 आता है। तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो दो आपको इक्वेशन मिल गई, समीकरण मिल गई है, यहाँ से आपको हल कर लेना है। तो यहाँ से x बराबर 5y आ जाएगा, जहाँ से हम x की जगह 5y रख देंगे और 5y में से y घटेगा तो 4y बचेगा। 4y बराबर 48 हो जाएगा, जहाँ से y बराबर आ जाएगा 12। इसके अलावा 12 आ गया आपका y, तो हम यहाँ 12 रख दें या फिर यहाँ भी 12 रख सकते हैं। तो 12 जब हम यहाँ रखेंगे जो दूसरी तरफ जाके 48 में जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो यह जुड़ेगा और हो जाएगा 60। तो अब आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन में इस जो वैल्यू को आपने प्राप्त किया है वह रख करके चेक भी कर सकते हैं। तो 60/12 हो जाएगा 5, यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल द्वारा। और बाकी इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर दें। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।